हेलो एवरीबॉडी, आई एम अवनीश। टुडे वी डिस्कस द एनएचपीएससी लिमिटेड में जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है उसमें क्या सिलेबस है और क्या वैकेंसी का क्राइटेरिया रहेगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि सिलेबस क्या है, कि हाउ टू डील दिस। ठीक है, तो एनएचपीएससी पहली बात तो है क्या, दिस इज अ मिनी कंपनीज और ये आपके फरीदाबाद हरियाणा में बिलोंग करती है। तो यहाँ पे आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज निकली हुई है, जो टोटल आपकी 68 है, जिसमें आपकी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। ठीक है, इसमें आप डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो आपके रेगुलर रहे हैं वो इसको अप्लाई कर सकते थे। इसकी जो डेट है वो निकल चुकी है, दिस डेट इज 30। ठीक है, 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी, वो आपने देख ली होगी। ओके, अब हम बात करेंगे कि या तो इसमें मेरे पास होना चाहिए कि डिप्लोमा किया हो या 7 परसेंटेज आपका 60% से ज्यादा होना चाहिए। ऑटो कैड यदि आपको आता है तो इसमें आपको एडवांटेज मिलेगा, सैलरी आपको पता है इतनी है। इसमें आपको करंट ईयर में जो वैकेंसीज को दिखाया गया है बताया गया है, एससी में 11 है, एसटी में 4 है, ओबीसी में 19 है, ईडब्ल्यूएस में 6 है और जनरल कैटेगरी में आपके 28 है। तो जब आप फॉर्म को भरो तो इस बात का ध्यान रखो कि बहुत से बच्चे ईडब्ल्यूएस में भर देते हैं लेकिन वैकेंसी यहाँ पे 6 ही है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कि स्कीमा एग्जामिनेशन क्या है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में एग्जाम होने वाले हैं ये, और 3 घंटे का एग्जाम होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर जो पैटर्न है वो आपका एसएससी जे का पैटर्न रहने वाला है क्या इसमें। तो देखो क्या होता है, वहां पे आपको 2 घंटे के अंदर आपको 200 क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3 घंटे के अंदर 200 मार्क्स के क्वेश्चंस करने होंगे और 200 क्वेश्चंस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बोला गया है कि यहाँ से यदि मैं सब्जेक्ट की बात करूं जो हमें अपने लिए बात करनी है वो है आपका सिविल, जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स की निकली हुई है, सीनियर अकाउंटेंट की निकली हुई है वैकेंसी जेल सिविल मैकेनिकल की। उसमें आपके पार्ट 1 में 140 क्वेश्चंस होंगे जो आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से होने वाले हैं। तो यदि आप सिविल से हैं तो सिविल के क्वेश्चन से आएंगे। सेकंड पार्ट में आपके पास जनरल अवेयरनेस रहेगी जिसके अंदर जीके भी आएगा। एंड थर्ड पार्ट में आपके पास एमसीक्यू रहेंगे जो रीजनिंग है। तो इट इज वेरी क्वाइट सिंपल एग्जाम यदि देखने में लगता है, लेकिन 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 इसमें कुछ दिक्कतें हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा जिसपे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक, देखो बात करते हैं सिलेबस की। व्हाट इज द सिलेबस। तो ये आपके सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग आ रहा है, इसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट आ रहा है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, स्टील स्ट्रक्चर, सॉइल मैकेनिक्स, वाटर सप्लाई, वाटर वेस्ट वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर प्रूफिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ट्रीटेड सीवेज वाटर। एंड बात करते हैं आपके पास म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड द रोड रेलवे। यदि आप इस सिलेबस को जो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी। वो क्या है, वो ये है कि इस वाले पूरे के पूरे सिलेबस में एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है। देखने को मिल रहा है कि आपको एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो यदि आपको इस पूरे एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पे अच्छे से काम करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पे अच्छे से काम नहीं किया तो एग्जाम में बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अब ऐसे क्या है कि बहुत से बच्चों ने अभी एग्जाम देखा होगा कि डीएफसीसीआईएल का एग्जाम देखा होगा। तो जो आपका डीएफसीसीआईएल का एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चंस कैसे आए हैं, जो वन लाइनर थे। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं आए हैं, न्यूमेरिकल नहीं आए हैं, बच्चे एग्जाम में बैठे रहे लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं हुए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड थे। क्वेश्चन क्या थे, फैक्ट बेस्ड थे। तो जब भी ऐसी कोई मिनी रतन कंपनीज या ऐसा कोई जॉब निकलता है तो उसमें कंपटीशन हाई रहता है, इसलिए उसको कम करने के लिए वो एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा चेंज करते हैं। तो यहां पे आपके कुल मिला के 12, यदि मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यदि आपके 140 क्वेश्चंस आपके सिविल के आने वाले हैं तो ऑन एन एवरेज 12 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आपके हर सब्जेक्ट से आने वाले हैं। हर सब्जेक्ट से आपके 12 से 11 क्वेश्चन आने वाले हैं यदि आप सिलेबस की बात करेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि वाटर सप्लाई एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो छोड़ दो, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये मेरे पास 12 टॉपिक्स हैं, उनमें 4 टॉपिक्स तो आपके एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ही हो गए हैं। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि मैं 12 12 12 12 की बात करूं, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आपके क्या है 40 to 45 क्वेश्चंस आपके एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यदि मैं सिलेबस की बात करूं, सिर्फ सिलेबस की बात करूं, लेकिन आपको सब पे काम करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो यही है कि आप अपने पूरी पूरी पढ़ाई को 2 पार्ट में डिवाइड करें। एक में क्या, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पे, और थोड़ा न्यूमेरिकल पे भी काम करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि टाइम जाता है। क्योंकि आपको 3 घंटे मिल रहे हैं और आपको सिर्फ 200 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये आपके एसएससी जे का सिलेबस सिलेबस
पे आप मान सकते हैं सेम सेम हो रहा है, लेकिन 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 यहां पे आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, तो न्यूमेरिकल पोर्शन भी थोड़ा बहुत रहने वाला है। तो मैं यदि इस पेपर की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि 60%, 60 to 70% आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके 30% इसमें रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं कहां से पढ़े। तो यदि देखो क्या है, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के बारे में, सिलेबस के बारे में सबको आइडिया रहेगा कि कौन कौन सा टॉपिक है। ये क्या है, ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, मटेरियल्स मैनेजमेंट की बात ये है कि इसमें बिल्डिंग मटेरियल भी आ रहा है और साथ में आपका क्या आ रहा है, पर्ट सीपीएम भी आ रहा है। पर्ट सीपीएम भी आ रहा है, तो गलती मत करना इसको। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी अलग से है ही, सॉइल आपका है ही। ये इसमें जो नया टॉपिक है वो है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ में जो रोड और रेलवे लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका हाईवे और रेलवे दोनों आ रहा है, हाईवे और रेलवे दोनों आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी मार्केट में बुक आ रही है उस पर काम करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम कर सकते हैं। लेकिन लेकिन आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि जो भी आप पढ़ो उसमें आपको दो पार्ट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। पहले फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को अलग कर लीजिए कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ये आएंगे, यदि ये चीज पूछ जाती है तो मैं इनको रट के जाऊंगा। दूसरा, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, उसके लिए आप आईईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम कर सकते हैं जो इजी वाले हैं, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए यदि मैं बात करूं कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कौन सी बुक से कर सकते हैं आप, यदि मैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं तो आपके मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है वैसे तो, लेकिन यदि आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक है तो आप उनको खरीद लीजिए। उनमें से आप लगाइए पूरा एक एक हफ्ता लगाइए एक बुक के लिए, और उसमें क्या होगा, या एक हफ्ते से पहले ही हो जाएगा काम। तो उसमें क्या होगा, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है उनकी पूरा पूरा एक नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, या फिर यदि आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको ये बोरिंग लगता है काम, तो आप गुप्ता एंड गुप्ता की बुक पे भी काम कर सकते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता। लेकिन देखो क्या है कि रटना नहीं है उसको, सिर्फ जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है उनको अलग कर लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ए आंसर ये रहेगा। दूसरा, वाईटी की बुक भी आती है, उनमें भी जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है उन पे आप काम कर सकते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ। लेकिन इसमें दिक्कत बस यही है कि एक तो बहुत बड़ी बुक है ना, और उसमें रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। तो उससे बचने के लिए आपको अपने ऊपर ये काम करना पड़ेगा कि जितने भी क्वेश्चन है उनको सेग्रीगेट कर लीजिए, अलग अलग कर लेंगे तो आपको ज्यादा बेस्ट रहेगा चीजों को मैनेज करना। ठीक है, तीसरा, ये आप कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए आईईएस के प्रीवियस क्वेश्चन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप इतना काम कर लेंगे तो आपको कोई भी किसी भी कोचिंग ने या किसी भी वेबसाइट ने कोई टेस्ट सीरीज निकाल रखी है तो उसको जो आप जरूर ज्वाइन करिए। उससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि आप 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, तो ये थी पूरी बातें। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या हम इसके लिए, हम मतलब एवरेज एग्जाम वाले इसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, इन यूट्यूब एंड इन द पेड कोर्स, यूट्यूब एंड पेड कोर्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स एंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी यदि आप चाहते हैं कि क्लास होनी चाहिए इसकी, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, हम इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ करें। ठीक है, मिलते हैं आज 7 बजे। और गुप्ता एंड गुप्ता की जो आपके पास बुक है उसके मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आज हम मोस्टली 100 क्वेश्चन करके जाएंगे आज, तो ये आप ध्यान रखें। तो मिलते हैं आपको आज की 7 बजे क्लास में। तो ये था आपका पूरा ओवरव्यू, यू हैव टू वर्क ऑन दिस। देखो, डीएफसीएल का पेपर जब से हुआ है तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो यू हैव टू फोकस ऑन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि नहीं आएंगे तो एग्जाम में आप गलती ही करोगे, आपसे कुछ भी पूछ लेगा वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यदि पेपर हार्ड आएगा तो सबके लिए आएगा, तो कट ऑफ उतना ही कम जाएगा। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए कि सर पेपर ऐसा आ गया, हम तो हुआ ही नहीं। बट जो सब कर रहे हैं वो तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन जो सब नहीं कर रहे हैं वो भी आपको करना पड़ेगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो बस कुल मिला के आपको ये बताना था कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आप, यदि आप एनएचपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।